हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। जैसा कि मैंने पिछली ओवरव्यू वीडियो में बताया था कि हम जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने नींव डाली थी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आखिर ये एक्ट रेगुलेट किसको करता है और क्यों करता है, क्यों जरूरत पड़ी? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक्ट रेगुलेट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं हर वीडियोस में एक लीगल एस्पेक्ट के साथ कवर करूंगा ताकि आप वहां से चीजों को रिलेट कर पाए। जैसे कि कंपनी लॉ, जब आप कंपनी लॉ के बारे में पढ़ेंगे 2013 या 1956 वाला, जिसमें कि कंपनी के डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं और वेरियस बेसिस पे जिनको क्लासिफाई किया जाता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब्सिडरीज कंपनी, चार्टर कंपनी और 1% कंपनी, लिमिटेड लायबल पार्टनरशिप वाली कंपनी, तो वेरियस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक चार्टर कंपनी थी, जिसको एक चार्टर इश्यू हुआ था ट्रेड करने के लिए, जिसमें टर्म्स और कंडीशंस के साथ कितने समय के लिए और किस जो कंडीशन थी, किस किस ऑब्जेक्ट में वो ट्रेड कर सकते थे, गुड्स में। तो उसके बाद जो चार्टर इश्यू किया गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में उस समय पे, जब मुगल एम्पायर के टाइम पे, कैप्टन हॉकिंस फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए आए थे। उन्होंने प्रपोज किया और उस टाइम पे मुगल एम्पायर के जो रूलर थे जहांगीर थे। जहांगीर के कोर्ट में आए थे, पहले रिफ्यूज किया, बाद में कुछ कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट किया। और तो इसके साथ में मुगल हिस्ट्री में जब मुगल एम्पायर के बारे में हम पढ़ते तो मुगल रूलर्स में हम ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रेट मुगल्स और लेटर मुगल्स। और ग्रेट मुगल्स में हम जो ये जो डिवीजन है ग्रेट और लेटर वाला, जिनको ग्रेट जो स्ट्रॉन्ग जो रूलर थे मुगल एम्पायर के, उनको ग्रेट रूलर बोला जाता है। और औरंगजेब जो 1707 में उसकी डेथ के बाद जितने भी जो रूलर थे वो वीक कंसीडर किए जाते हैं, वीक और इनएफिशिएंट, वीक और इनएफिशिएंट कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद जब सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर होती है तो प्रोविंशियल और रीजनल जो पावर्स होती है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी टाइम पे कैप्टन हॉकिंस जब आए थे, जहांगीर के कोर्ट में आए थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए अनुमति मांगी और उन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत में स्टेब्लिश की थी। और ये कोस्टल एरिया है और फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए ये जो लोकेशन है आइडियल लोकेशन होती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। और दूसरी जो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, जब उन्होंने उनको ये कंडीशंस पे सूरत को फैक्ट्री अलॉट किया था, तो फैक्ट्री यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से नहीं था। फैक्ट्री का मतलब एक स्टोरेज हाउस से था, जो गुड्स यहाँ पे जो ब्रिटेन में बनाया जाता था उसको यहाँ पे स्टोर करके यहाँ की मार्केट में सेल करने के लिए। फिर उसके बाद कंपनी की जो अफेयर्स थे वो रेगुलेट उस चार्टर के अकॉर्डिंग होने लगे थे। बाद में कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757, फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764, इन दोनों युद्धों के बाद, और थर्ड जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, कंपनी अपनी जो सेंट्रल पोजीशन थी इंडिया में बहुत स्ट्रांग कर चुकी थी और कंपनी इस टाइम तक मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज में अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाने लगी थी। उसके बाद में जो रीजनल जो प्रेसिडेंसी सिस्टम था, और जो प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंसी सिस्टम था, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी,
रेगुलेटिंग एक्ट को इसलिए लेके आए थे क्योंकि बंगाल में जो फेमाइन आई थी इस ईयर में, तो कंपनी इतना बैंकरप्ट हो चुकी थी कि उसको लोन लेने की जरूरत पड़ी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो काफी वेल्दी होते जा रहे थे। कंपनी के जब ऑफिशियल वेल्दी हो रहे हैं और कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, तो उनको लगा कि जो चार्टर है और कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनको रेगुलेट करने की जरूरत है। तो उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। तो उसके क्या फीचर्स है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसको भी याद रखें कि मुगल एम्पायर कब स्टेब्लिश हुआ, हु वाज द फाउंडर ऑफ इट, ग्रेट मुगल्स, लेटर मुगल्स। और जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सब चीज हम डिटेल में समझेंगे। तो अब समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसके क्या फीचर्स है। क्योंकि जो चार्टर मैंने बताया था पहले, चार्टर में टर्म्स कंडीशन होती थी और चार्टर में जो टर्म्स कंडीशन थी ब्रिटिश ऑफिशियल उनको एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट करने के बाद वो पर्सनल ट्रेड करने लगे थे, गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करने लगे थे, ब्राइब वगैरह लेने लगे थे, जिसकी वजह से वो कंपनी से अलग अपने खुद का सेल्फ। तो रेगुलेटिंग एक्ट और 1773 के फीचर्स क्या थे। सबसे पहले ये कि जो प्रेसिडेंसी जो सिस्टम था बंगाल का जो गवर्नर था उसको डेजिग्नेट किया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि वॉरेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। उसके बाद जो और प्रेसिडेंसी थी जैसे कि मद्रास और बॉम्बे, वो सबऑर्डिनेट की गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसको असिस्ट करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जिसमें 4 मेंबर्स थे और एक ये गवर्नर, 4+1 ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी। उसके बाद जो मेन चीज थी, कंपनी के जो अफेयर्स थे, कंपनी के जो काम थे, पॉलिटिकल अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को चेंज कर दिया बिल्कुल सेंट्रली, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। और सेकंड जो चेंज किया था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करने लगी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रेगुलेटिंग इट। और जो रॉयल चार्टर ऑफ 1774 जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा स्टैब्लिश कर दिया था 1774 में। और दूसरा ये कि कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया कि वो पर्सनल ट्रेड नहीं करें। और जो इसके फीचर्स हैं जिसमें हम जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 1784 में आया था, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो पॉलिटिकल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। और जो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के जो कुछ ड्रॉबैक्स थे उनको पिट्स इंडिया एक्ट में सुधारा गया 1784 में, जिसमें बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि कंपनी के अफेयर्स, ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर को देखने के लिए। तो आने वाली वीडियोस में हम और जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो नेक्स्ट जो डेवलपमेंट्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।